हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हैं 85 के बाद से उसे कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 15 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो उसे देख करके हम लोग फटाफट से रैप अप करेंगे। रीज़न बिंग कि 2020 का प्रीलिम्स का पेपर ट्रिक्स के जरिए सॉल्व करते हुए थोड़ा लेंदी हो चुका है। ठीक है, टाइम लग गया हमें बहुत इसे कंप्लीट करने में, तो आज हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जो इसे पहली बार देख रहा है, आप ट्राई कीजिएगा कि आप पहले के पार्ट्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, पार्ट वन पार्ट टू आप देखिए तो आपको सीक्वेंस में समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि यूपीएससी का पेपर आप तभी बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जब आप पहले क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक एक लाइन से सीखें। ठीक है, ट्रिक्स सीखने का सबसे बेस्ट तरीका तभी होता है जब आप पहले क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक लाइन से उसे सॉल्व करेंगे। पूरा एक पेपर बैठ करके आप सॉल्व करेंगे, तब आप ट्रिक्स प्रॉपर तरीके से इंटरनलाइज कर पाएंगे। बस रैंडमली 10 क्वेश्चन जिसमें ट्रिक्स लग रहा है उस वीडियो को देखने से ट्रिक्स आप प्रॉपर तरीके से नहीं सीखते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर यूपीएससी 4 स्टेटमेंट देता है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट आया तो उसमें आंसर कभी भी वन ओनली नहीं होगा। रीजन बीइंग कि अगर एग्जामिनर को या फिर जो पेपर सेटर है उसे आपसे एक ही सिंगल लाइन में क्वेश्चन पूछना होता तो वो आपसे 4 स्टेटमेंट नहीं पूछता। 4 स्टेटमेंट पूछ रहा है, इसका मतलब यही है कि उसे एक से ज्यादा चीजें के बारे में आपसे पूछना है, और एक से ज्यादा चीजों के बारे में पूछना है तो नॉर्मल सा बात है, वन ओनली आंसर होगा ही नहीं। मिनिमम 2 या फिर 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स राइट होंगे। ठीक है, ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। जिसे समझ में नहीं आया वो पिछले वीडियोस को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 86 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि विथ रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट राइट है। तो ब्लैक ग्राम जो है कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खारिफ एंड रबी क्रॉप। अब मान लीजिए मुझे नहीं पता है, ठीक है, कि करता है कि नहीं करता है, दूसरे स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग कि ग्रीन ग्राम जो है एलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। कि जितना भी पल्स बना रहे हैं हाफ, मतलब हाफ पल्स प्रोडक्शन जो है वो ग्रीन ग्राम है। ग्रीन ग्राम क्या होता है? मोट, हरा कलर का आपने देखा होगा मोट आता है ना, तो उसे ग्रीन ग्राम कहते हैं। तो यार आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया में लोग दाल चावल खाते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ। तो दाल दाल चावल में आप जो दाल खा रहे होते हैं तो वो दाल जो होता है वो अरहर का दाल होता है, मूंग का दाल होता है, ये सब दाल खाते होंगे। ग्रीन ग्राम थोड़ी आप खा रहे हैं। चावल के साथ में आप मोट थोड़ी खाते हैं, चावल के साथ में आप दाल खाते हैं। ठीक है, कहने का ये मतलब है दाल चावल सब्जी ही खाते हैं। तो ये ग्रीन ग्राम अकाउंट एलोन अकाउंट फॉर दिया हुआ है। एक तो यहाँ पे दे दिया एलोन, थोड़ा ये एक्सट्रीम वर्ड है कि अकेले ही ये नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन कर ले, नहीं है। यहाँ पे अड़हड़ ये सब रहता कुछ तो समझ में भी आता कि चलो यार होने का चांसेस हो सकता है, बट ग्रीन ग्राम हो जाए पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। जैसे कि आपने सेकंड को एलिमिनेट किया, बी गया, सी गया, डी गया, आंसर डायरेक्टली वन ओनली। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आता आपका कि ब्लैक ग्राम जो है उसे हम लोग खारिफ और राबी दोनों के रूप में कल्टीवेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे कि लास्ट 3 डिकेड्स में, मतलब 30 साल में, while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased। यूपीएससी का आदत है, मैंने आपको बताया था, अपोजिट स्टेटमेंट यूपीएससी जानबूझ करके क्या करता है, गलत देगा। इंक्रीज को डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज को इंक्रीज कर देगा, हाई को लो कर देगा, लो को हाई कर देगा। यूपीएससी का आदत है, हमेशा से करता है। गुड को बैड कर दिया, पिछले वाले में देखा, वर्ष था मतलब अच्छा होता उसको खराब करके दे दिया यूपीएससी ने। तो अपोजिट स्टेटमेंट में कान खड़ा हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, आपको समझ में हो जाना चाहिए कि अब अलर्ट होने का टाइम आ गया, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। ठीक है, कि लास्ट 3 डिकेड्स में व्हाइल द प्रोडक्शन ऑफ खारिफ पल्सेस हैज इंक्रीज, द प्रोडक्शन ऑफ राबी पल्सेस हैज डिक्रीज। तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे उल्टा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज के बदले डिक्रीज हो सकता है, डिक्रीज के बदले इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। जैसे ही थर्ड काटते ऐसे पता तो हमें सेकंड स्टेटमेंट से चल गया था कि सेकंड रॉन्ग है तो डायरेक्टली वन ओनली आंसर है, बट थर्ड भी हमने क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना अच्छा होता है एग्जाम के टाइम पे स्पेशली। तो इसका आंसर वन ओनली हो जाएगा, पता होना चाहिए आपको। 87 अगर आप देखेंगे कि द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। ठीक है, बताना है कि कौन सा क्रॉप है। अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। नाम 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कॉटन का बात हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यही एक क्रॉप है। ठीक है, वैसे भी क्रॉपिंग पैटर्न वाला जो चैप्टर है यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्रॉप्स हो गए, अगले बार यूपीएससी जूट के ऊपर में पूछ सकता है, गोल्डन फाइबर, ठीक है, पूछ सकता है, सुगर केन, टी, ये सब आप छोड़ नहीं सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने पूछा भी था। ठीक है, शुगर केन, कॉटन, ये सब के ऊपर यूपीएससी पूछते रहता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो बना करके डाल दे रहा हूँ क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर में। मैं डिफरेंस के फॉर्मेट में डालूंगा। ठीक है, ताकि आप याद कर सके। डिफरेंस के फॉर्मेट में नहीं होने से क्या होता है और सीक्वेंस वाइज नहीं होने से क्या होता है कि यूट्यूब में आप
अवेलेबल भी नहीं है मटेरियल प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो इसके ऊपर, मतलब दिए हुए भी डेटा इतने सारे दिए हुए हैं, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस नहीं बनाया हुआ है। तो अगर आपने अच्छे से नोट्स नहीं बनाया होगा तो फिर क्रॉपिंग पैटर्न में हमेशा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि क्या टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर होता है कि नहीं होता है, ठीक है, कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये वाले क्रॉप्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। रेनफॉल का पैटर्न क्या है, कितना रेनफॉल लगता है, 250 mm लगता है कि 50 जो है वो लगता है या 100 लगता है, तो पता होना चाहिए आपको ये। तो 87 इजी क्वेश्चन था, ठीक है, कि 50 से 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल लगता है इसमें कॉटन में, ठीक है, और लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि क्रॉप्स पढ़ रहे हैं कि वो किस तरीके के सर्कमस्टांसेस में पाया जाता है, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आता है, एवरग्रीन में आता है, ठीक है, कि मतलब इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में आता है, कि वो आप पढ़ लीजिएगा, बेसिकली कहने का ये मतलब है। फिर 88 देखेंगे हम लोग कि विथ रेफरेंस टू वाटर सोलर पंप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यूपीएससी ने पूछा था कि सोलर पंप जो है कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सोलर पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप्स। नाम नेगेटिव स्टेटमेंट वापस, ठीक है, कि एक तो कैन भी दिया है प्लस साथ में नॉट दिया है कि सोलर पंप जो है, सोलर टेक्नोलॉजी तो नॉर्मल सा बात है ना, अभी मैंने आपको बताया फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी कैन बी, यार गलत हो जाएगा फिर, मतलब या तो ऐसे ऑल ऑफ दी अबव होता है, मतलब होगा, अभी आपने फ्यूचर नहीं देखा है, आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है वो भी आपको नहीं पता है। तो आप देखेंगे कि सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सोलर पंप्स, ठीक है, एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप्स। भाई अभी नहीं हो रहा है, बट आने वाले टाइम पे अगर होने लगा तो उस टाइम पे क्या करेंगे, ठीक है, वापस तो यूपीएससी को ब्लेम नहीं करेंगे ना कि यार उस टाइम पे नहीं हो रहा था अभी होने लगा। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेटमेंट रॉन्ग है, कि सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सोलर पंप्स और सबमर्सिबल पंप्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे कि सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विद पिस्टन। क्यों, अभी नहीं हो रहा हो, मान लो 10 साल के बाद में होने लगे, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, घुमा फिरा करके एक ही चीज पूछ रहा है यूपीएससी। कहने का ये मतलब है, जानना यूपीएससी को ये है कि सोलर पावर का क्या यूजेज है, एप्लीकेशन क्या है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इतना पता होना चाहिए कि हो पाएगा, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का है ही नहीं। ये क्वेश्चन डी मार्क करिए, नीदर वन नॉट टू, बेसिक ट्रिक का क्वेश्चन है ये और कुछ नहीं है। 88 ट्रिक का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे 86 ट्रिक का क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। पता है यूपीएससी बस इतना पूछना चाह रहा है कि पता है कि ग्रीन ग्राम 50% नहीं होता है, इतना बस जानने में इंटरेस्टेड, तो कुछ इसमें जानने में इंटरेस्टेड नहीं था, तो पता होना चाहिए आपको ये बात। 88। फिर 89 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें यूपीएससी पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड्स इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, कि आपको ये बताना है कि बेसिकली कौन से स्टेटमेंट राइट है कि नहीं है। 89 करने से पहले चलिए मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताना था आपको, 90 करते हैं हम लोग, उसके बाद 89 पाएंगे हम लोग, कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंसिडर्ड टू बी द प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। तो बेसिकली यूपीएससी पूछ रहा है कि इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें आएंगी। तो आप पढ़ेंगे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तो लगेगा अच्छी बात है ना, क्रॉप डाइवर्सिफाई करके आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि मान लीजिए आपने आज कुछ और क्रॉप उगाया उसी लैंड में, फिर आपने कुछ और लगाया। जैसे एग्रीकल्चर में आप एक दो टर्म के बारे में सुना होगा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, आईएफएस, ठीक है, तो वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है, जिसमें पर्पस ही यही है कि एक ही लैंड के ऊपर में हम लोग अलग अलग तरीके से फार्मिंग करें, ठीक है, कि मान लीजिए राइस के साथ में आपने फिश फार्मिंग भी कर लिया, तो कहने का ये मतलब है। तो ऐसा कुछ ऐसा फार्मिंग सिस्टम, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए बेसिकली, और उस हिसाब से अगर एग्रीकल्चर किया जाए तो थोड़ा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, कहने का ये मतलब है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, पढ़ के समझ में आ रहा है। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, नाइट्रो फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब लोग पढ़ते भी रहते हैं, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। टेंसियोमीटर यूज, ठीक है यार, होता होगा, एक तो अजीब सा नाम है, प्लस एग्जामिनर के दिमाग में टेंसियोमीटर यूज अचानक से कहां से आ जाएगा, अनलेस उसने पढ़ा नहीं हो। तो पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट का भी राइट होने का प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है, 1 2 3 होगा। प्लस एक चीज याद रखिएगा, एक यूपीएससी का आदत भी है, अगर आप ढंग से पास्ट पेपर को इवेल्युएट करेंगे आपको पता चलेगा कि ऐसा ऑप्शन आता है यूपीएससी में, ए और डी आप देखेंगे ना, कि एक जगह यूपीएससी देगा 1 2 3, फिर एक जगह दे देगा 1 2 3 4, ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर हमेशा उसी में से छुपा रहता है, तो इसमें आंसर या तो ए होगा या तो आंसर डी होगा। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, हर साल एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि या तो 1 2 3 या तो 1 2 3 4। तो इस चीज में आप अलर्ट हो जाइएगा। तो इसका आंसर बी और सी तो कभी नहीं होने वाला है, पढ़ के भी आपको समझ में आ गया होगा कि बी और सी तो होगा ही। प्लस बी और सी एक और रीजन से नहीं हो सकता है, वो रीजन मैंने अभी आपको बताया था कि 4 स्टेटमेंट्स में जब भी 4 ऐसा कुछ मतलब स्टेटमेंट दिया रहता है या फिर 4 ऐसा कुछ यूपीएससी पूछ रहा होता है, तो उसमें 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, ये सब स्टेटमेंट कभी, ये सब वर्ड्स कभी राइट नहीं होंगे, मतलब सिंगल लाइन वाले आंसर कभी नहीं होते, कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 दिया, तो 1 ओनली 2 ओनली तो नहीं होने वाला ना आंसर, तो बी और सी को तो आप सबसे पहले हटाएंगे, या तो आंसर ए होगा या तो डी होगा। अब आपको डाउट होगा कि वर्टिकल फार्मिंग होता है कि नहीं होता है,
तो वर्टिकल फार्मिंग को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जनरली नहीं माना जाता है। रीजन बीइंग कि वर्टिकल फार्मिंग में क्या होता है कि बेसिकली इंडोर में ही आप फार्मिंग कर लेते हैं, ठीक है, स्टैक कर करके, ठीक है, वर्टिकली आप स्टैक करते हो, उसकी बेसिस पे आप फार्मिंग करते हैं। तो सॉइल ये सब का भी उतना यूजेस नहीं होता है वर्टिकल फार्मिंग में, आप बेसिकली देखेंगे तो। और बेसिकली एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाया जाता है वर्टिकल फार्मिंग के केस में, कि सनलाइट भी आर्टिफिशियली दिखाया जाता है और थोड़ा आपका टेम्परेचर भी उसी हिसाब से, इन्वायरमेंट भी वैसे ही क्रिएट किया जाता है जो आर्टिफिशियल तरीका से हो। और इसे उतना इसीलिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं माना जाता है, तो वो पता होना चाहिए। तो इसीलिए वर्टिकल फार्मिंग इसका आंसर नहीं होगा। तो आप जैसे ही 4 काटेंगे आंसर आपको मिल जाएगा ए, 1 2 एंड 3 इसका आंसर है। इसके बाद में हम लोग एक 91 क्वेश्चन देखेंगे। यूपीएससी ने पूछा था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर, कि फर्टिगेशन का बेसिकली क्या एडवांटेज होता है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, पढ़ के ही लग रहा है कि पॉसिबल, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ठीक है यार पॉसिबल होगा। जैसे फर्टिगेशन का एग्जांपल दूं तो ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। तो बेसिकली फर्टिगेशन होता है क्या है, तो फर्टिगेशन का अगर इजी वे में आपको मतलब समझाऊं तो समझ लीजिए कि आपको बेसिकली जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसे बेसिकली आपको इरिगेशन में पहुंचाना है, ठीक है। तो आप कैसे पहुंचाएंगे, ठीक है, जैसे ड्रिप इरिगेशन इज अ मेथड, तो ये फर्टिगेशन का कॉन्सेप्ट है आपका। तो एडवांटेजेस क्या होगा फर्टिगेशन का, तो नाम से पता चल रहा है कि कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, ठीक है यार, प्लस पॉसिबल है, अभी नहीं होता है, फ्यूचर में होने लगे, क्या गारंटी है, तो 1 राइट है। दूसरा, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। सारे के सारे पूछ रहा है कि ये नहीं है, मतलब रॉक फॉस्फेट तो है, साथ ही साथ जितने भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है सब के सब पॉसिबल है। अब मान लीजिए कोई ऐसा एक निकल जाए उसमें से जिसमें पॉसिबल नहीं है, तब क्या किया जाए यार। प्रोबेबिलिटी का भी गेम खेलो तो एक लेवल तक खेलो। अब ये नहीं कि बैठ करके बेवकूफ बनाया जाए, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ में आएगा कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो जैसे ही आप 2 को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से 2 गया, 2 गया, 2 गया, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा सी 1 3 एंड 4। ये दिमाग लगाने का क्वेश्चन ही नहीं था, सी डी नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन तो मिल ही गया, आंसर तो आपको डायरेक्टली मिल गया, ठीक है। और फिर भी थर्ड आप पढ़ेंगे तो इंक्रीज अवेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इज पॉसिबल, नॉर्मल सा बात है। फर्टिगेशन का काम भी वही है कि इरिगेशन सिस्टम तक आपको बेसिकली न्यूट्रिशन को पहुंचाना, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे कि रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल, ये भी जनरल स्टेटमेंट है, मतलब पढ़ करके आपको समझ में आएगा, जनरल वाइब आएगा कि यार ठीक है यार पॉसिबल है, हो सकता है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। बट सेकंड वाला पढ़ करके आप समझ जाएंगे कि यार रॉक फॉस्फेट तक तो ठीक है, सारे के सारे मतलब फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के ऊपर पॉसिबल हो तो थोड़ा डाउट होगा आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। अब हम लोग 92 देखेंगे। बेसिकली यूपीएससी ने पूछा था कि इसमें आपको बताना है कि इन इंडिया विच ऑफ द अबव, एक सेकेंड, हाँ, विच ऑफ द अबव इज और आर्टिफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स। अगेन मैंने आपको क्या बोला था कि कुछ कुछ चीजें हैं जो यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स में आता है, ठीक है। जैसे मेजर माइनर मिनरल्स, हर साल यूपीएससी आजकल क्वेश्चन पूछने लगा है, हर साल, मतलब मेजर माइनर मिनरल्स तो पूछ लिया है। तो जब भी आप पढ़े तो मेजर माइनर मिनरल्स का एक लिस्ट बना लीजिए, आप देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्या है। सैंड के बारे में यूपीएससी ने पूछा, कोल के बारे में यूपीएससी ने पूछा, कि ठीक है। यूपीएससी ने फिर पूछा था एक और क्वेश्चन, अच्छा मेजर माइनर मिनरल्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन बेसिकली मेजर मिनरल्स को मेजर कहता है या फिर माइनर मिनरल्स को माइनर कहता है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि कौन डेजिग्नेट करता है, कौन अनाउंस करता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, इसमें क्या क्या है जो मेजर मिनरल्स में, ठीक है, बेंटोनाइट है, क्रोमाइट है, काइनाइट है, या फिर सिलीमेनाइट है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते ही आपको एक चीज समझ में आ गया। एक और ट्रिक इसमें आप लगाएंगे, जैसे मैंने आपको क्या बताया, 4 चीजें दी हुई है, आंसर कभी 1 ओनली नहीं होने वाला है। सबसे पहले आप क्या एलिमिनेट करेंगे, सबसे पहले आप 4 ओनली एलिमिनेट करेंगे। पढ़ते ही आपको समझ में आगे कि यार सबके सब राइट होंगे, बट 4 तो कभी आंसर होने वाला है ही नहीं इसका, ठीक है। तो आपके पास ए बचा, सी बचा, डी बचा, ठीक है। अब पता है आपको तो अच्छी बात है, मेरा एग्जाम में रॉन्ग हुआ था कि मुझे नहीं आता था ये क्वेश्चन, ठीक है, फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया और रॉन्ग कर दिया। मैंने इसका मार्क कर दिया था 1 एंड 3 ओनली, पता चला इसका आंसर 2 3 एंड 4 है। तो बेंटोनाइट जो है वो बेसिकली आपका मतलब मेजर मिनरल नहीं होता है, ठीक है। बाकी क्रोमाइट, काइनाइट और सिलिमनाइट है, तो ये पता होना चाहिए आपको। फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों 93 क्वेश्चन, कि ओशन मीन टेम्परेचर के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विथ रेफरेंस टू ओशन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। तो नहीं आता था मुझे, ठीक है, बट फिर भी राइट हुआ था। रीजन बीइंग इसमें ट्रिक का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, और मतलब ट्रिक का एग्जांपल क्या है, तो मुझे लगता है कि सभी का राइट हुआ है क्वेश्चन,
कि OMT इज मेजर्ड अप टू ए डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस। यूपीएससी का ऐसे भी आदत है, फैक्ट जहां पे आएगा यूपीएससी रॉन्ग देगा ही देगा। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मिनिमम 8 क्वेश्चन में फैक्ट अगर दिया तो यूपीएससी में वो रॉन्ग है, ठीक है। 26% कुछ भी हो सकता है यार। आइसोथर्म विच इज 129 मीटर, 129 के बदले 130 हो सकता है। इन द साउथ वेस्टर्न, ठीक है, इंडियन ओशन, जनवरी मार्च, मतलब 5-5 फैक्ट, वो भी एक ही स्टेटमेंट में। मतलब ये तो इससे घटिया स्टेटमेंट ही नहीं हो सकता है। मतलब ये तो प्योर ट्रिक्स का गेम है देखा जाए तो वन स्टेटमेंट रॉन्ग है, 5-5 फैक्ट दिए हुए हैं। 26%, 129 मीटर, साउथ वेस्टर्न, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंडियन ओशन के बदले पैसिफिक ओशन हो सकता है, जनवरी मार्च के बदले कोई और महीना हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में अगर आप आएंगे तो OMT कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी मार्च कैन बी यूज, एक तो कैन दिया हुआ है और जनवरी मार्च के टाइम पे यूज किया हुआ है, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी जनवरी मार्च है, यहाँ पे भी जनवरी मार्च है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ जनवरी मार्च तो होगा पढ़ करके आपको लग रहा होगा कि दो बार तो सेम मिस्टेक नहीं करेगा ना एग्जामिनर। तो जनवरी मार्च है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे भी है जनवरी मार्च, यहाँ पे भी जनवरी मार्च, तो ठीक है। कैन भी दिया हुआ है कि ठीक है यार अभी नहीं है बट हो सकता है। कैन बी यूज्ड इन असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मानसून विल बी लेस और मोर देन ए सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन। पढ़ के आपको जनरल वाइब आ रहा होगा, पढ़ करके आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, पॉजिटिव वाइब है कि हाँ ठीक है, स्टेटमेंट रॉन्ग राइट है ये वाला सेकंड स्टेटमेंट। तो इसके साथ आप 2 ओनली मार्क करते आपका राइट हो जाता। तो कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था 93, ये आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए था, कहने का ही मतलब है। फिर एक 94 यूपीएससी ने पूछा था कि विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि एट प्रेजेंट अभी जो रिटेल प्राइस है केमिकल फर्टिलाइजर्स का वो मार्केट ड्रिवन है एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। यही तो प्रॉब्लम है कि मार्केट ड्रिवन नहीं है, गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्टर करती है, ठीक है। आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रिटेल प्राइस है केमिकल फर्टिलाइजर्स का उसको गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है। स्पेशली आप देखेंगे यूरिया ये सब, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान यूरिया को यूज़ करते हैं, ठीक है, इंडिया में। और दिक्कत की बात ये है, आपने इशू भी पढ़ा होगा कि सब्सिडी तो प्रोवाइड कर देते हैं कि सस्ते में यूरिया खरीद लो, ठीक है, स्टोर्स पे अवेलेबल करवा देते हैं कि वहाँ से सस्ते में फार्मर्स को यूरिया ये सब मिल जाए। बट दिक्कत की बात क्या होती है कि करप्शन इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि लोग क्या करते हैं कि सस्ते में उसे खरीद करके नेपाल उपाल जा करके उसे बेच देते हैं महंगे में। मतलब जो उसका प्राइस है, यहाँ पे तो सब्सिडी प्रोवाइड किया हुआ है ऑलरेडी यूरिया ये सब के ऊपर में, तो दुकान से खरीद लिया, उसे जाकर के नेपाल उपाल में ज़्यादा रेट में बेच दिया, तो ये प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि इससे बेटर ऐसा है कि अगर डीबीटी स्कीम मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए या फिर ऑनलाइन अगर डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में पैसा चल जाए तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा ना, कि वहाँ से फिर फार्मर्स खुद जाकर के खरीद लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ ये कि किसी दुकान में जाए और दुकान वालों को सब्सिडी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर्स है उसे सब्सिडी बेसिकली प्रोवाइड कर दिया जाता है, और वो फार्म गेट तक आते आते जो आपका दुकान आता है, दुकान आते आते इतना ज़्यादा करप्शन इन्वॉल्व हो जाता है कि फिर कुछ किया नहीं जा सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम अलग से होकर के आ रही है। तो पहला स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। जैसे आप पहला स्टेटमेंट को हटाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ऐसे या तो बी होगा या तो सी होगा, ठीक है। प्लस वही ट्रिक है इसमें कि सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट तो होने वाले नहीं है, 1 2 एंड 3 तो कभी आंसर होगा ही होगा नहीं। अभी मैंने आपको बताया कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होगा ही होगा। तो ए बी सी में हमने क्या हटाया, 1 ओनली हटाया, 1 2 एंड 3 ओनली हटाया, तो या तो आंसर बी होगा या तो आंसर सी होगा। सेकेंड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे कि एमोनिया जो है विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस, तो ठीक है यार, यूरिया का इनपुट है वो नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है, पढ़ करके आपको थोड़ा पॉजिटिव वाइब आएगा कि ठीक है अमोनिया जो है वो नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता होगा, पढ़ करके जनरल वाइब आ रहा होगा, तो 2 राइट है। तीसरा आप पढ़ेंगे कि सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर का, वो बाय प्रोडक्ट है ऑयल रिफाइनरीज का। ये भी पढ़ करके बेसिक स्टेटमेंट लग रहा होगा कि सल्फर जो है वो बाय प्रोडक्ट में निकल जाता होगा ऑयल रिफाइनरी से, क्या ही फर्क पड़ता है। अब बैठ करके एक एक चीज तो चेक नहीं किया जाएगा कि अच्छा देखते हैं अमोनिया निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, देखते हैं सल्फर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, उतना कोई नहीं बैठ करके देखता, उतना किसी की बात में समझ भी नहीं होता, बात ध्यान रखिएगा। तो पढ़ करके आपको थोड़ा जनरल वाइब वाला फीलिंग आ रहा होगा। तो इसका 2 और 3 राइट है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 2 एंड 3 ओनली। तो इजी क्वेश्चन था, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। सीखने की बात ये 94 से कि अगले बार आप पढ़ रहे हो तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम होता है जिसमें फॉस्फोरस और मतलब पोटेशियम की बात की जाती है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन वाले यूरिया ये सब नहीं आते हैं। तो ये आपको स्कीम के पता होना चाहिए। ऐसे एनपीके का रेशियो भी है 4:2:1, वो मेंटेन करके चलने के लिए आप वो वाला पोर्शन कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। करंट अफेयर्स में जब आप गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ होंगे तो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सारे गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ने के नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है जो बहुत समय से न्यूज़ में है वो आपको कवर करना रहता है। 1 साल के जो गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में है वो कवर करना रहता है, और जो 5-7 साल के बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो गया, ठीक है, NFSM,
उसके बाद आपका ये न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम हो गया, सब्सिडी स्कीम, जो बहुत समय से बहुत इंपॉर्टेंट वाले स्कीम्स होते हैं वो कवर करने का होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है 2 डिस्ट्रिक्ट में कि 4 डिस्ट्रिक्ट में। फिर सेकेंड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो, एक सेकेंड, हाँ, विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, पता नहीं मुझे। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। यार कोई भी इंसान, एक भी इंसान रहता हो, क्या कर लेंगे उस टाइम पे? फॉरेस्ट ऑफिसर्स होंगे, फॉरेस्ट गार्ड्स होंगे, या फिर कोई और इंसान होगा, ठीक है। ऐसे भी जोन्स होते हैं, कोर जोन है, बफर जोन है। तो कोर जोन में कुछ कुछ एक्टिविटीज फिर भी अलाउड होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजें फिर भी वहां पे अलाउड होती है। तो नो ह्यूमन हैबिटेशन हो इनसाइड द पार्क नहीं हो, और प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट है कि एकदम ही नहीं हो, मतलब जीरो कहने का मतलब है, एकदम ही डिनाई कर दिया गया। तो सेकंड पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि रॉन्ग है। नेगेटिव स्टेटमेंट ऐसे भी रॉन्ग होते हैं। तो 2 को आप जैसे ही एलिमिनेट करेंगे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा C1 एंड 3 ओनली। कुछ और पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, डिजर्ट नेशनल पार्क के बारे में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, बस्टर्ड जो है उसके बारे में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो वन ऑफ द नेचुरल हैबिटाट्स है आपका डिजर्ट नेशनल पार्क का, ठीक है। प्लस आप देखेंगे कि इसीलिए जब हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो पाकिस्तान वाले रीजन में भी मिलता है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान से होते हुए थोड़ा पाकिस्तान वाले रीजन में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो थर्ड राइट है, थर्ड को जैसे ही करते हैं प्लस 1 2 3 हो नहीं सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई होगा। तो डी को आप एलिमिनेट करते, साथ ही साथ आपको पता है कि 3 राइट है, तो आपको कंफ्यूजन होता है बी और सी में। आपको पता है कि ह्यूमन हैबिटेशन अलाउड नहीं है, तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाता है C1 एंड 3 ओनली। तो अब 2 डिस्ट्रिक्ट में है कि 4 डिस्ट्रिक्ट में, यूपीएससी को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है कि आपको पता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट में। एक उस साल क्या क्या लोगों ने इसी क्वेश्चन को टफ बोलने लगे कि यूपीएससी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछने लगा। अरे अगले बार पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये नहीं कि आप बैठ करके डिस्ट्रिक्ट को पढ़ ले कि हर नेशनल पार्क में कि वो कितने डिस्ट्रिक्ट में, नहीं आने वाला है। बस यही पूछना चाहता था कि पता है कि ह्यूमन हैबिटेशन अलाउड है कि नहीं है, आपको पता है कि डिजर्ट नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। बस इतना ही इंटरेस्टेड था यूपीएससी आपसे जानने के लिए। और डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं भी पढ़ते तो भी क्वेश्चन राइट होता। यूपीएससी ने पूछा था कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये मैपिंग का इजी क्वेश्चन था, ठीक है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। ऐसे भी जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है वो पता होना चाहिए। इजी क्वेश्चन तो अब है, मेरा खुद ही रॉन्ग था ये क्वेश्चन, तो मैं क्या ही बोलूंगा इसे। तो 96 जो है इसका आंसर डी है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में। कहने का ये मतलब है कि मैपिंग अब इंपॉर्टेंट हो गया है। 2022 के पेपर में यूपीएससी ने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था, 4-5 क्वेश्चन डायरेक्टली मैपिंग के ऊपर आए थे, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप तो खास करके आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर वाला रीजन और नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन और थोड़े बहुत साउथ के पोर्शन, ये 3 पोर्शन अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो जब आप पढ़े ऊपर में काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, फिर पांजल, शिवालिक, ये सब वाले रीजन है उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत नीचे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो ये सब रीजन आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा कहाँ से एसोसिएटेड है। अगर आप चारों पढ़ेंगे तो पता नहीं, बट गिरिनगर पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि गुजरात में, ठीक है। कुछ आए चाहे नहीं है, गिरिनगर नॉर्मली आपने सुना ही होगा, ठीक है। रेंजेस भी आपने माउंटेन रेंजेस भी पढ़ा होगा, तो उससे भी आप इसे डिड्यूस कर सकते थे। ज्योग्राफी में आपने माउंटेन रेंजेस पढ़ा होगा, उसी से आपको समझ में आ जाएगा गिरी रेंज ऐसे करके, ठीक है। तो गिरिनगर जो गुजरात में, ठीक है। तो 3 राइट है आपका। जैसे आप 3 करते तो या तो आंसर ए होता है या तो आंसर सी होता, मतलब आंसर बी और डी कभी नहीं होगा, या तो आंसर ए होगा या तो आंसर सी होगा। तो आप बी को काटेंगे, डी को काटेंगे, 50-50% का प्रोबेबिलिटी है। अब आप देखेंगे कि भीलसा जो है वो मध्य प्रदेश में, ये भी पता रहता है। यहाँ पे द्वारा समुद्रा और स्थानेश्वरा में आपको कंफ्यूजन होता। ऐसे द्वारा समुद्रा जो है वो आपका बेसिकली कर्नाटका में। तो 2 जो है वो गलत है। जैसे आप 2 को काटेंगे तो या तो आंसर ए होगा या तो बी होगा। और हमें पता है कि गिरिनगर जो है वो गुजरात में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 एंड 3 ओनली। तो भीलसा मध्य प्रदेश में, गिरिनगर गुजरात में, तो ये पता होना चाहिए। द्वारा समुद्रा जो आपका कर्नाटका में, ठीक है। फिर 98 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि, एक सेकेंड, हाँ, कि 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड या फिर क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अब यार 36% है कि कितना परसेंट है पता नहीं, एक ये फैक्ट दे दिया है। दूसरा दिया है बाय द CGWA। अब CGWA करता है कि कोई और करता है वो भी नहीं पता मुझे। दो फैक्ट दिए हैं सेम स्टेटमेंट में, 2 फैक्ट देना मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग है, मान करके चलिए। मान करके क्या चलिए, 100% मान करके चलिए कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेम स्टेटमेंट में 2 फैक्ट है, रॉन्ग है,
फैक्ट रहता तो समझ में भी आता, दो दो फैक्ट दिए हुए तो रॉन्ग रॉन्ग है स्टेटमेंट। पहला जैसे एलिमिनेट करते समझ में आता कि या तो आंसर बी है या तो सी है, तो टू दोनों में। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में फॉर्म हुआ था कि नहीं। जनरली यूपीएससी का आदत है कोई भी एक्ट जो है कुछ कोई चीज कोई और एक्ट में कवर करवा देगा। जैसे यूपीएससी का आदत है सीजीडब्ल्यूए को दे देगा कि वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में, होने वाला वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, पर दिखाएगा कि वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में। ये जनरली यूपीएससी ट्रेंड फॉलो करता है, बात ध्यान रखिएगा। इसमें फॉलो नहीं किया है, इसमें टू स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट खुद में बहुत बड़ा एक्ट है 1986 वाला। तो जितने भी ये सब चीजें आपने पढ़ा होगा, जैसे ग्रैप हो गया, ईपीसीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी, या फिर आपका सीजीडब्ल्यू हो गया सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सीआरजेड के बारे में आप पढ़ते हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन। फिर आपका जीआरईसी होता है जो जेनेटिक्स वाले होते हैं, जेनेटिक्स मॉडिफाइड क्रॉप्स जो सब कवर होते हैं। फिर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हो गया आपका, ठीक है। ये सब कुछ आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में आता है, बस ध्यान रखिएगा। तो एक ही साथ मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो बाद में आपको अलग से आप इसे नोट्स में भी अपडेट कर सकते हैं अपना। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया जो है लार्जेस्ट एरिया अंडरग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड, ये भी स्टेटमेंट राइट है कि इंडिया का लार्जेस्ट एरिया है, ये आपको पता होगा, ठीक है। आपने कोई भी अगर मैगजीन भी पढ़ा होगा तो विजन आइज के मैगजीन में भी ये स्टेटमेंट कवर था। तो थर्ड स्टेटमेंट राइट है। तो 2 और 3 इसका आंसर होगा बी। इजी क्वेश्चन था, रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। और पहला स्टेटमेंट में तो दो दो फैक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसी गलत है। 36% प्लस पूछ रहा है कि सीजीडब्ल्यू किया था पहला, 1/2 यहाँ पे और 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी, 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टेटमेंट राइट होगा, तो रॉन्ग है ये। फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में यूपीएससी ने पूछा था कि जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, यार क्यों साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं हो सकता है क्या? तो जेट स्ट्रीम नॉर्दर्न साउदर्न दोनों जगह पे होते हैं, बात ध्यान रखिएगा। बहुत हाई स्पीड में विंड मूव करती है, ठीक है। और ऐसे भी जेट स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी में। आप बीच वाला जो पोर्शन है ना, मिनरल्स फिनरल्स वाला जो एरिया है बैठ करके, जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वी शेप वैली के बारे में पढ़ रहे हैं, रैपिड्स वाटरफॉल्स ये सब पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने की जरूरत है, वो सबसे क्वेश्चन नहीं आते आजकल। ओशन के ऊपर में यूपीएससी पूछने में बहुत इंटरेस्टेड है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर में। एल नीना क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, ठीक है। इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, जेट स्ट्रीम्स के बारे में, कोरियोलिस फोर्स के बारे में, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में आजकल यूपीएससी इंटरेस्टेड हो गया। पोलर वोर्टेक्स बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है अमेरिका के चलते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ट्वीट किया था, उसके बाद से बहुत ज्यादा न्यूज में रहने लगा है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेट स्ट्रीम्स का टॉपिक हो गया, मानसून हो गया, साइक्लोन्स हो गया, टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप छोड़ नहीं सकते टॉपिक को आप। तो जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, जैसे पहला को काटते तो 1 और 3 और 1 ओनली कभी आंसर नहीं होगा, तो बी और सी में हम लोग देखेंगे। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप इन आई, तो ठीक है, राइट है कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो जनरली आई डेवलप नहीं करते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में तो आपको आई देखने को मिलता ही है, ठीक है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन फिर भी आई देखने को नहीं मिलता है, तो ओनली सम साइक्लोन डेवलप इन आई राइट है स्टेटमेंट। थर्ड पढ़ेंगे कि जो टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ ए साइक्लोन होता है वो नियरली 10 डिग्री लेसर होता है देन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। अभी मैंने आपको बताया था यूपीएससी का आदत है जानबूझ करके अपोजिट चीज को करना। तो यहाँ पे हाई होगा, यूपीएससी ने लेस कर दिया। यहाँ पे एक और फैक्ट दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। अब यार 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, मुझे नहीं पता, पर एक फैक्ट यहाँ पे 10 डिग्री, दूसरा लेसर है कि हाइयर है ये नहीं पता। सेम स्टेटमेंट में दो फैक्ट दिए हुए, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट काट देंगे आप, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा इसका आंसर 2 ओनली है, ठीक है, कि ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप इन आई, ये स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। दूसरा जो टेम्परेचर जनरली साइक्लोन के इनसाइड में होता है ना, तो वो मतलब 10 डिग्री लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। तो अपने सराउंडिंग कंपैरिजन में साइक्लोन के अंदर में गर्म ज्यादा होता है, ठीक है, ठंडा ज्यादा नहीं होता है, बस ध्यान रखिएगा। तो ये उल्टा है, वार्मर होता है, इट्स नॉट कोल्डर इट्स वार्मर। तो ये बात पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन होता है वो वार्मर होता है, इसीलिए जो स्टॉर्म ब्लो करते हैं, जो विंड्स ब्लो करती है ना, वो उसे अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए आप देखेंगे, ठीक है। तो ये बात पता होना चाहिए। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि among the following tiger reserves which one has the largest area in the critical tiger habitat। तो जो आपका क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट जो है वो बेसिकली कोर जोन को हम लोग क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट कहते हैं। तो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है दैट इज आपका नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि नॉर्मल सा बात है, जब यही सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है तो इसी का ही सबसे बड़ा कोर एरिया होगा, ठीक है। तो कोर जोन बफर जोन पढ़ते हैं, तो टाइगर रिजर्व में 2 जोन होते हैं, कोर जोन बफर जोन, ठीक है। नेशनल पार्क में भी 2 जोन होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं। तो ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इसलिए उसका कोर एरिया भी सबसे बड़ा होगा, तो इसीलिए क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट भी उसका सबसे बड़ा होगा, तो ये पता होना चाहिए।
इससे सीख क्या मिलती है, टाइगर रिजर्व सारा पढ़ना है, अभी 53-54 टाइगर रिजर्व है 53 या 54 के आसपास, वो बैठ करके सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व पता होना चाहिए, अगर कोई एग्जाम में यूपीएससी पूछ सकता है वापस, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के टाइगर रिजर्व के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। साउथ के टाइगर रिजर्व के ऊपर भी ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो टाइगर रिजर्व वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, कंप्लीट अच्छे से पढ़िएगा। इसी के साथ हमने ये पूरा 2020 का पेपर कवर कर लिया दोस्तों। कुछ भी अगर आपको डाउट होगा या फिर अगर आपको समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग 2021 का पेपर करेंगे, फिर हम 2022 का पेपर करेंगे, और इसी सीक्वेंस के साथ में लोग मूव करेंगे। मुझे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा ये चीज़ कि ये 100 क्वेश्चन जो हमने किया है, इससे आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आप मान करके चलिए दोस्तों, एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन यू गाइज विल नॉट बी एबल टू सॉल्व मोर देन 35 to 40 क्वेश्चंस। बाकी सब क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको अपना माइंडसेट उसी हिसाब से डेवलप करना है, बस मॉक टेस्ट के पीछे भाग के भी नहीं होता है। अगर अनलेस आप ये ट्रिक्स, ट्रिक्स का मतलब क्या है, आप जो ट्रिक्स सीख रहे हैं उसी ना आप मॉक टेस्ट में लगाएंगे। तो बस मॉक टेस्ट बैठ करके ये पर्पज से देना कि यार मॉक टेस्ट से हम लोग लर्न कर लेंगे चीज़ों को, नहीं होता है। मॉक टेस्ट में ट्रिक्स लगाया जाता है, ये सब ट्रिक्स सीखिए, बैठ करके लगाइए, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। और सबसे बेस्ट फ्रेंड अगर आपका कोई है, दैट इज यूपीएससी पास्ट ईयर का पेपर्स। तो कंप्लीटली यूपीएससी पास्ट ईयर का पेपर के ऊपर रिलाई कीजिए। मेरा वीडियो देखने के साथ में आप जाकर के खुद से भी बैठ करके सॉल्व कीजिए और देखिए कि जो मैं बोल रहा हूँ कि राइट बोल रहा हूँ कि रॉन्ग बोल रहा हूँ। अगर रॉन्ग बोल रहा हूँ तो फिर आप बताइएगा ना मुझे, उसी हिसाब से। तो कहने का वो मतलब है। तो फिर हम लोग मिलते हैं इसी के साथ में दूसरे वीडियो में, ठीक है।